नमस्कार मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे स्नेहीजनों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर वापस आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं और इसी के साथ हम अपना एक अध्ययन बिंदु लेके आ रहे हैं और वो अपना अध्ययन बिंदु है वो शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम यह जो शिक्षण विधियाँ हैं, ये शिक्षण विधियाँ हम रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो हम पहले जो क्लास हमने जारी किया था उस क्लास में भी हमने शिक्षण विधियों को लेकर के थोड़ी चर्चा ज़रूर की थी और वो चर्चा अपनी शिक्षण विधियों से संबंधित थी और उसमें हम भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। और भाषा शिक्षण में हमने यह पढ़ा कि भाषा किस रूप में होती है और भाषा की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, और मुख्य विशेषताओं के साथ हमने उसके अभिलक्षण के बारे में पढ़ा था। या हम ये कहें कि भाषा की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण या उसके अभिलक्षण क्या होते हैं। तो मित्रों, उसके बारे में हमने बहुत अलग तरीके से पढ़ा था और हमने बहुत सारी भाषाओं की विशेषताओं के बारे में आप लोगों के सामने बखान किया था। तो मित्रों, आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये क्रम ऐसे रहेगा कि हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बस वो प्रश्नों का एक प्रकार से हम कहें कि उन प्रश्नों का एक प्रकार से यही अपना सूत्र के रूप में बाहर निकलता है कि अपने प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं और हमसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में शिक्षण विधियों से संबंधित अध्ययन करेंगे और उन शिक्षण विधियों को हम आगे बढ़ाते हुए अपना अध्ययन बिंदु जो आज का मुख्य चर्चा का विषय रहेगा और वो है अपना भाषा शिक्षण में किस प्रकार की प्रक्रिया हमारे सामने आती है, उसी के बारे में हम आज इसका अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कह सकते हैं कि आज का जो विषय है वो भाषा शिक्षण का ही संबंधित है या भाषा शिक्षण से ही संबंधित है। तो यही भाषा शिक्षण को पढ़ने से पहले मित्रों, मेरे साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि हम मुख्य रूप से शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं और शिक्षण विधियाँ चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, और उन शिक्षण विधियों में पहली पूर्व पीठिका क्या आती है। तो मित्रों, यही सबसे पहले हम अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे या इसी को हम अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे। और ये चर्चा का विषय इसलिए बनता है कि हमारे सामने जितने भी विषय होते हैं उन सभी विषयों का एक ही प्रकार से सूत्र बनता है, या अध्यापक अपने छात्रों के बीच में या अध्यापक जिस प्रकार से बालकों के बीच में जाता है, तो जाने के साथ साथ वो किस प्रकार से वो बच्चों के बीच में कक्षा कक्ष में उपस्थित होता है, उसी को लेकर के आज हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का यही विषय और इसी विषय से संबंधित अपना मुख्य अध्ययन रहेगा वो है शिक्षण सूत्र से संबंधित है। किससे? वो है मित्रों शिक्षण सूत्र से संबंधित है, शिक्षण सूत्र। तो मित्रों, ये शिक्षण सूत्र प्रत्येक विषय में ये लागू होता है और प्रत्येक विषय के सभी सूत्र समान रूप से लागू होते हैं। तो ये शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो सभी विषयों में एक प्रकार से ही लागू होते हैं। और वो किस प्रकार से होते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये शिक्षण सूत्र किस लिए लागू होते हैं, ये किस लिए हमें इनकी ज़रूरत हमें किस लिए पड़ गई। तो बस यही हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि इसकी ज़रूरत हमें या शिक्षण सूत्रों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई। तो मित्रों, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो शिक्षण प्रक्रिया है या हम जो
शुरुआती चरण में जब किसी बच्चों को हम पढ़ाने लगते हैं या बच्चों के सामने हम उपस्थित होते हैं, तब बच्चे एक प्रकार से मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, या हम ये कहें कि उसका मनोवैज्ञानिक जो स्तर होता है वो बिल्कुल नीचा होता है, या बालकों में जिस प्रकार से उसकी मनोभिव्यक्ति होती है या मनोविज्ञान होता है या उसकी साइको होती है वो विकसित अवस्था में होती है। तो उन बच्चों के सामने हम शिक्षक के रूप में जाते हैं, तब हम किस प्रकार से उनको पढ़ाते हैं, तो बस यही अपनी चर्चा का विषय है। तो मित्रों, ये जो शिक्षण की प्रक्रिया है, इन प्रक्रिया में विशेष रूप में इन सूत्रों का ही अध्ययन किया जाता है, या इन सूत्रों के माध्यम से, या शिक्षण सूत्र का नाम हमने लिखा है, इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से ही प्रत्येक बच्चे को हम पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक का यह दायित्व बन जाता है कि हम अगर शिक्षण विधियों का अध्ययन करवा करके बच्चों में हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक यही चाहता है कि मेरे द्वारा पढ़ा हुआ जो भी बालक होता है उसमें गुणात्मक विकास हो। क्या हो? उसमें गुणात्मक विकास होना चाहिए, और ये गुणात्मक विकास ही बालक की उपलब्धियों का कारण बनता है। क्या है? बालक की उपलब्धियों का कारण बनता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक में जब गुणात्मक विकास होगा तो उसकी उपलब्धियों को ही गिना जाएगा, या हम ये कहें बालक की जो उपलब्धियाँ होती है उसके गुणात्मक सुधार से ही मापी जाती हैं। अगर ये उपलब्धियाँ उसके गुणात्मक विकास के आधार पर मापी जाती हैं, तो मित्रों इसके लिए विशेष ध्यान रखना कि ये उपलब्धियाँ या बालक का जो गुणात्मक विकास हो जाएगा तो समझ लेना कि वो शिक्षक का एक सफल उद्देश्य बन जाता है। शिक्षक का उद्देश्य बन जाता है। ये उद्देश्य क्या बनता है मित्रों? ये उद्देश्य बनता है बालक में गुणात्मक विकास करना है, और बालक में गुणात्मक विकास किस रूप में करना है? उसकी मानसिक रूप में उसका विकास करना है। और ये मानसिक रूप में विकास हम किस प्रकार से करेंगे? उनका विकास संभव इसी के माध्यम से हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब देखिए, ये जो गुणात्मक विकास है, बच्चे का जो गुणात्मक विकास है वो शिक्षण सूत्र से क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि शिक्षक का मुख्य टारगेट यही होता है, पाठ की जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु बच्चों के या उन छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक तो ये है, अगर समझ में आ जाती है तो समझ लेना शिक्षक का ये जो दायित्व बनता है वो शिक्षक के नाम से बिल्कुल पूर्ण हो जाता है या पूरा हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि शिक्षक की जो कुशलता होती है, किसमें? अगर बालक में गुणात्मक विकास करता है तो समझ लेना कि वो शिक्षक की क्या है, वो कुशलता बन जाती है, या हम ये कि छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर देता है और कक्ष में विषय शिक्षण के प्रति उसकी रुचि को आकर्षित कर देता है। तो मतलब ये दोनों मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इनके पीछे योगदान किन का है? इनके पीछे योगदान इन्हीं का है। तो अब हम चर्चा करेंगे जो कक्ष होती है। मान लो हम कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, किसमें? हम कक्षा में, या शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, कक्ष में प्रवेश करता है, तब शिक्षक के सामने, कक्ष में प्रवेश करने के साथ ही शिक्षक के सामने शिक्षक के सामने 5 प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाते हैं। 5 प्रश्न क्या बन जाते हैं मित्रों? ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं? क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं अपने बालक में या मेरे विद्यार्थियों में या मेरे छात्रों में एक प्रकार से गुणात्मक विकास हो, और गुणात्मक विकास होने के लिए या करवाने के लिए, गुणात्मक विकास करवाने के लिए उनके पास 5 समस्याएं होती हैं। 5 समस्याएं मित्रों, एक तो ये होती है कि शिक्षक यह चाहता है कि मैं अपना मूल पाठ, क्या जो मूल पाठ है वो मूल पाठ कैसे
मूल पाठ कैसे शुरू करूं। एक समस्या तो उसके सामने ये है, या उसका शुभारंभ किस प्रकार से किया जाए, मूल पाठ का मैं आरंभ किस प्रकार से करूं। यही पाठक की सबसे बड़ी, शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। अब इस चुनौती के साथ साथ शिक्षक का एक दायित्व और बनता है, और वो दायित्व भी एक प्रकार से चुनौती बन जाती है, और वो ये है कि अगर मैं पाठ को शुरू कर रहा हूँ, क्या है, अगर मैं किसी पाठ को या किसी अध्ययन बिंदु को मैं शुरू कर रहा हूँ, तो शिक्षक यह सोचता है कि मैं इस पाठ को कब शुरू करूँ, ये, या मैं इस पाठ को कब और कैसे शुरू करूं, और कैसे शुरू करूं, एक चुनौती ये बन जाती है, या कैसे आरंभ करूं। तो मित्रों, एक चुनौती एक अध्यापक के मस्तिष्क में यह बन जाती है कि मैं मूल पाठ को मैं शुरू करता हूं, तो मैं किस प्रकार से करूं, मैं कब करूं। और दूसरी चुनौती ये बन जाती है कि मैं उस पाठ को कब करूं, और लेकिन मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरे पास कोई साधन ही नहीं है। अब तीसरी चुनौती ये बन जाती है, चलो मेरे पास समय भी है और मेरे पास साधन भी है, अब क्या करूं, मेरे सामने तो बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे हैं, उनकी मानसिक जो स्तर है वो अलग अलग प्रकार का है, कोई बुद्धिजीवी है, नहीं कोई मतलब बौद्धिकता से वो उच्च स्तर के हैं, और कई बालक नासमझ हैं। तो उनको अपने पाठ की तरफ आकर्षित करने के लिए मैं क्या करूं। तो शिक्षक का एक दायित्व यह भी बन जाता है कि जितने भी मेरी कक्ष में बच्चे बैठे हैं, या बच्चों का मैं ध्यान आकर्षित कैसे करवाऊं, किसकी तरफ, अपने पाठ की तरफ आकर्षित कैसे करवाना है ना, कैसे करवाना है। एक चुनौती शिक्षक के मस्तिष्क में या शिक्षक के सामने यह रहती है। तो उन्होंने ये सोच लिया, चलो मैंने बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर लिया, अब उनके सामने एक चौथी समस्या ये बन जाती है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, या मेरे पढ़ाने का जो विषय है, उस विषय के प्रति मैं किस प्रकार से बच्चों में रुचि जागृत करूँ। तो हम कह सकते हैं कि यह एक मूल चुनौती और बन जाती है कि विषय के प्रति बच्चों का आकर्षण या बच्चों को कैसे आकर्षित करूं या प्रभावित करूं, इस प्रकार की भी चुनौती बन जाती है। और आकर्षित तो कर लूँगा, लेकिन इन बच्चों में किस प्रकार से रुचि पैदा करूं, तो यही उसके सामने एक चुनौती बन जाती है। तो अब देखिए मित्रों, ये जो 4 चुनौतियां बनती हैं, चलो इनका समाधान उनके पास मिल गया, या एक शिक्षक के पास ये समाधान मिल जाता है, या शिक्षक को ये समाधान मिल जाते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह बनती है, चलो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं, या मैंने ये अपना लिया है। अब उसके सामने ये है कि अगर मैं अधिगम कार्य करवा रहा हूँ, अधिगम या शिक्षण कार्य करवा रहा हूँ, तो मैं कौन से तरीके से करवाऊँ, कब करवाऊँ, कहाँ करवाऊँ, बस ये समस्या उसके सामने बन जाती है। अधिगम कब करवाऊँ, कैसे करवाऊँ, और कहाँ करवाऊँ। या अधिगम जो सामग्री शिक्षक के पास है, क्या मैं उनका उपयोग करके बच्चों को मैं किस प्रकार से कक्ष में समझाऊँ। अगर मैं अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहा हूँ, और अधिगम सामग्री का प्रयोग करने के साथ मैं बच्चों का ध्यान भी आकर्षित कर रहा हूँ, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही बन जाती है। तो मित्रों, इन 5 चीज़ों को लेकर के एक अध्यापक साथ चलता है। अपनी कक्ष में जाने से पहले ये जो 5 चरण हैं, इन 5 चरणों से वो गुजरता है। ये जो 5 चरण हैं, इन 5 चरणों से गुजरता है, और इन्हीं चरणों से गुजरने के साथ एक शिक्षक के सामने
बहुत सारी चुनौतियां खड़ी होती हैं और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए किनका इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुत सारे शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे बाल मनोवैज्ञानिक हैं। उन बाल मनोवैज्ञानिकों ने या शिक्षा मनोशास्त्रियों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी अपनी राय प्रकट की और वो राय इस प्रकार से देते हैं कि हमारे पास ऐसे तर्क हैं, उस तर्कों को अपनाएंगे तो ये संभावना जाहिर होती है या ये संभावना बन जाएगी कि आप बालकों को या छोटे बालकों को अपनी तरफ या अपने पाठ के मूल विषय की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये जो 5 समस्याएं हैं, एक शिक्षक की ये 5 समस्याएं हैं, इन समस्याओं का एक तर्क निकलता है और वो तर्क अपने यहाँ या हमारे इस शिक्षण सूत्रों में लागू हो जाता है, जिसका नाम होता है शिक्षण सूत्र। जिसका नाम क्या है? ये शिक्षण सूत्र है। अब इन्होंने ये शिक्षण सूत्र ये कहते हैं या इनके जो भी प्रवर्तक हैं, कौन? इसके जितने भी प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक मित्रों एक तो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, या हम ये कहें इनके प्रवर्तक कुछ ऐसे भी हैं जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं। तो इन सभी ने मिलकर के सुझाव सुझाए और वो सुझाव एक प्रकार से सिद्धांतों में परिवर्तन हो गए। ये सुझाव किस में हो गए? ये मित्रों ये सुझाव अलग अलग सिद्धांतों में बन जाते हैं और ये सिद्धांत जब लागू हो जाते हैं और लागू होने के बाद एक शिक्षक बच्चों में गुणात्मक विकास करने के लिए सफल हो जाता है तो समझना कि ये हमारे शिक्षण में महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में बन जाते हैं। ये हमारे शिक्षण विधियों में ये शिक्षण के प्रमुख सूत्र के रूप में बन जाते हैं और वो सूत्र ये सूत्र हैं, ये किस प्रकार के हैं वो देखिएगा। अब हम इन सूत्रों की बात करेंगे कि प्रत्येक विषय में कौन कौन से सूत्र लागू होते हैं और मुख्य रूप से महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला सूत्र मित्रों ये है कि मनोशास्त्रियों ने कहा या बाल मनोवैज्ञानिकों ने कहा या शिक्षा शास्त्रियों ने ये कहा कि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है या शिक्षक जो शिक्षण कार्य करवा रहा है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि वह कठिन से सरल की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये कहा कि बालक तो एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल कमज़ोर हैं, या हम ये कहें बालकों में अभी आयु के हिसाब से आपके स्तर तक का उसमें बौद्धिक विकास नहीं हो पाया है। इसलिए उसको समझाने के लिए हम पहले सरल तरीके से उसको समझाने का प्रयास करें और सरल से हम कर सकते हैं कि एक सफल शिक्षक को जो अध्यापन कार्य करवा रहा है या अधिगम कार्य करवा रहा है तो उसको पहली प्रक्रिया यह अपनानी चाहिए कि पहले तो बालकों को सरल तरीके से समझाए और फिर वो सरल तरीका समझ जाता है तब कठिन शब्दों की तरफ या कठिन सिद्धांतों की तरफ या कठिन विषयों की तरफ उसको आगे ले करके जाना चाहिए। तो पहला सूत्र अपना बन जाता है सरलता से कठिनता की तरफ वाला सूत्र बन जाता है। अगला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ का सूत्र बन जाता है। इसकी मैं एक बार सिद्धांतों को लिख देता हूँ, उसके बाद में हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। एक बन जाता है मित्रों विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, संश्लेषण की तरफ। एक बन जाता है मित्रों मूर्त से अमूर्त की ओर या तरफ। अगला है अपना
स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर आता है अपना पूर्ण से अंश की ओर। निश्चित से निश्चित की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क की ओर। और फिर लास्ट में मित्रों बहुत सारे हो जाते हैं प्रकृति का अनुकरण की ओर। प्रकृति का अनुकरण की ओर। तो इस प्रकार से मित्रों भाषा शास्त्रियों ने या शिक्षण शास्त्रियों ने या हम कहें शिक्षण मनोशास्त्रियों ने या हम कहें मनोशास्त्रियों ने इस प्रकार से हमारे शिक्षण पद्धति के या शिक्षण प्रक्रिया के बहुत सारे सूत्र हमारे सामने पेश करते हैं। और इन्होंने ये बताया कि अगर कोई सफल शिक्षक होना चाहता है या फिर कोई शिक्षक सफलता की ओर अग्रसर होना चाहता है या कोई शिक्षक सफल तभी माना जाएगा जब इन सिद्धांतों को लेकर के बालकों को एक प्रकार से शिक्षण कार्य करवाएगा। अगर इनका अनुकरण करता है तो ये समझ लेना कि बालकों में या बच्चों में या छात्रों में या विद्यार्थियों में एक प्रकार से गुणात्मक विकास हो पाता है या गुणात्मक विकास संभव हो सकता है। तो मित्रों ये गुणात्मक विकास क्यों संभव हुआ हमें इसलिए पड़ गई क्योंकि कक्ष में अगर कोई शिक्षक विद्यार्थियों के बीच में जाता है तो उनके सामने चुनौती भरे 5 प्रश्न उनके सामने उपस्थित होते हैं और वो 5 प्रश्न हम पहले नामोल्लेख कर चुके हैं। वो इस प्रकार से हैं कि पहली समस्या तो शिक्षक के मन में या शिक्षक के मस्तिष्क में इस प्रकार से बनेगी कि मैं जो पाठ को शुरू करवा रहा हूँ उस पाठ का आरंभ कैसे करूँ या पाठ को मैं किस प्रकार से शुरू करूँ। एक तो समस्या उसके सामने ये है। दूसरी समस्या ये थी या हमने इस प्रकार से बताया था कि मैं शिक्षण कार्य जो करवा रहा हूँ वो शिक्षण कार्य कब करवाऊँ और किस क्रम में उस शिक्षण कार्य को मैं संपन्न करूँ। दूसरी समस्या उसके सामने थी। फिर उसका भी समाधान उन्होंने खोज लिया या अपने मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार बना लिए कि हाँ मैं बच्चों के बीच में जाकर के अपने मूल पाठ को शुरू कर सकता हूँ और मैं इस क्रम में शुरू कर सकता हूँ। फिर भी उसके सामने तीसरी समस्या ये बन जाती है कि बच्चों का ध्यान अपने मूल पाठ की तरफ किस प्रकार से आकर्षित करूँ। तो मित्रों मेन समस्या यही थी कि बच्चों का ध्यान किस प्रकार से मैं अपने मूल पाठ की तरफ आकर्षित करूं। तो इनका समाधान ये निकलता है। फिर मित्रों अब शिक्षक के सामने चौथी समस्या बन जाती है कि मेरा मैं जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ या मैं जो बच्चों को जो शिक्षण कार्य करवा रहा हूँ जिस विषय को लेकर के करवा रहा हूँ तो उस विषय में मैं बच्चों में रुचि किस प्रकार से उत्पन्न करूं या रुचि कर मैं अपने विषय को किस प्रकार से रुचिकर बनाऊं। तो मित्रों उसका भी समाधान निकाल लिया लेकिन फिर भी उसके सामने एक महत्वपूर्ण समस्या ये बन जाती है कि ये जो शिक्षण अधिगम है या मैं मेरा शिक्षण अधिगम करवा रहा हूँ उस अधिगम सामग्री का प्रयोग कब करूँ
और कैसे करूं और कहां करूं। बस कैसे, कब और कहां करूं, इनका समाधान हमारे सामने ये शिक्षण सूत्र के रूप में थे और इनका समाधान करने के लिए ही हमें इन सभी की ज़रूरत पड़ गई। अब इनकी ज़रूरत पड़ गई तो इनकी ज़रूरत हमें आज भी महसूस होती है। आज भी हम इन्हीं का अनुकरण करते हैं और आज इनका अनुकरण करने के कारण हमारी शिक्षा की जो पद्धति है वो धीरे धीरे आगे उन्नति की तरफ बढ़ती जा रही है। या हम यह कह सकते हैं कि आज हम प्राइमरी स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक या मिडिल स्तर तक इन पद्धतियों का हम अनुकरण करते हैं या इन पद्धतियों के अनुसार हम अध्यापन कार्य करवाते हैं। तब हम ये मानते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं या हमने जिन बच्चों को पढ़ाया है उन बच्चों में एक प्रकार से गुणात्मक विकास हुआ है, जो आगे जा कर के उच्च स्तर तक की वो शिक्षा हासिल कर पाते हैं। तो कहने का मतलब मित्रों, इस प्रकार से ही हमें प्रत्येक विषय में इनकी ज़रूरत पड़ गई। तो इसी के साथ हम अगला अध्ययन बिंदु बनाएंगे कि ये जितने भी शिक्षण के सूत्र हैं इनकी हम तार्किक व्याख्या करेंगे। और अब तक सिर्फ इतना ही, बाकी हम आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसी क्रम के साथ मैं यहाँ अपना ये अध्यापन कार्य के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।